साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज चर्चा होने जा रही है यूपी में निवेश आएगा, विपक्ष को नहीं भाएगा। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले वक्त आज के पॉलिटिकल पंच का। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए हैं। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। भारत के मोबाइल फोन के 55% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है आज के दिन पे, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। अब वो दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। यहाँ तो खुद अखिलेश जी का राज था। 10 ही साल हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जो 12 से 17 के बीच में जंगल राज उत्तर प्रदेश ने झेला है। जुल्म, जाति, अत्याचार की पराकाष्ठा झेली है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया झेला है। ये भाड़े पहलवान है, भाड़ा बुलाना चाहते हैं, यही कहा जा सकता है। तो भाड़े पहलवान से कभी राजनीति नहीं होती है। तो मैं कहूँगा कि पिछड़ों के नाम पर अगर राजनीति करते हैं तो पिछड़ों की आवाज़ को कभी रोके नहीं। सीएम योगी सिंगापुर के दौरे पर है। उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की और निवेश से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और डिजिटल इकोनॉमी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले सीएम योगी ने सिंगापुर में अलग अलग कंपनीज के सीईओ के साथ भी मीटिंग्स की और उत्तर प्रदेश को ग्लोबल पावर हाउस बनाने की मुहिम को मजबूत किया। लेकिन इस सबके बीच विपक्ष लगातार सीएम योगी के विदेश दौरे को लेकर तंज कस रहा है। उधर सीएम योगी ने भी सिंगापुर की धरती से पिछली सरकारों को सवालों के घेरे में खड़ा किया। अब सवाल ये, यूपी में निवेश आएगा, विपक्ष को नहीं भाएगा। इसी पर आज की महाबहस कर रहे हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर भुवन जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे ललित ठुकराल जी, हमारे साथ हैं, उद्यमी, और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डालते हैं। सीएम योगी गए विदेश, विपक्ष को क्यों क्लेश? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर गए हैं और कहा जा रहा है कि निवेश की बड़ी संभावनाएं जो है वो यूपी में आएंगी इसके बाद। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, चुनावी साल में इसे एक शिगुफा बता रहा है। सिंगापुर से सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर निशाना साधा, एक बार फिर से उन पर पलटवार किया और यूपी में निवेश आएगा, विपक्ष को नहीं भाएगा, ये आज का बड़ा सवाल। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आलोक वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, आप ही से डिबेट की शुरुआत करते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए हुए हैं और अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उन पर निशाना साधा और कहा कि ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो 7-8 लाइन है लेकिन मैं आपको मेन लाइन पढ़ के सुना रही हूं। आखिरी रुखसती साल में सैरे तजुर्बे पर जा रहे हैं। ये तंज कसा अखिलेश यादव ने। वीडियो भी नहीं आ रहा उनकी बातों को। हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश कैसा था ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से क्राइम का राज था, किस तरीके से सड़कें उतनी बेहतर नहीं थी जितनी बेहतर उत्तर प्रदेश को सड़कें मिलनी चाहिए थी। इसी उत्तर प्रदेश वो को सब ठीक है आलोक वर्मा जी, लेकिन ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। आप देखिए अगले साल चुनाव है नहीं, और एक साल रह गया है, तो आखिर कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो इतनी जल्दी धरातल पर उतर जाएगा? एमओयू साइन हो रहे हैं वहां पर, ये तो आपको जनता को बताना होगा ना। ये सारी बातें तो आप लोग कहते रहे। देखिए पहले सुनेंगे आप ना। आपकी बात मैं समझ गया, अखिलेश यादव जी को मैंने सुन लिया, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात कहने दीजिए। किसी भी इलाके को अगर बेहतर बनाना हो, किसी प्रदेश को बेहतर बनाना हो, तो उसकी छवि भी बदली जाती है, बनाई जाती है। और 2017 के बाद लगातार इस पर काम हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई जिला ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है।
क्राइम की वजह से जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश में नहीं आते थे, आज वो डर खत्म हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर माहौल बना है। योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार इस पर काम किया है और आज हम विदेश की तरफ जा रहे हैं तो उनको ये बताने जा रहे हैं। उनके साथ जब हम बैठेंगे, उनके साथ विचार विनिमय होगा, वहां के उद्योगपतियों के साथ बैठेंगे, वहां के प्रशासनिक अधिकारी, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ हम जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा डर खत्म होता है। तो वो डर खत्म करने की कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करना, ये पहली बार है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं जाते थे, उनको जरूरत क्या थी, वो तो नोएडा तक नहीं जाते थे। हमारे मुख्यमंत्री नोएडा भी गए, कई बार गए वहां। तो ये इससे पहले तो ये डर रहता था नोएडा चले जाएंगे तो हमारी गद्दी चली जाएगी, इतिहास इस तरीके का है। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी ने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया माहौल खड़ा किया। उत्तर प्रदेश को बेहतर कैसे बनाया जाए, आपके पास प्रोफेसर भुवन जोशी जी हमारे बीच में। प्रोफेसर भुवन, आप लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 1 साल रह गया है अब चुनाव होने में, तो आखिर कौन से इन्वेस्टमेंट को तलाशा जा रहा है, क्यों तलाशा जा रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है जब चुनाव हो रहे हैं। वो तो मान के चल रहे हैं कि वो दोबारा आ रहे हैं और वो कहते भी हैं कि हम कंफर्ट जोन से बाहर की राजनीति करते हैं। मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा आस्था जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को मैंने सुना, वो सड़कों पर बात कर रहे थे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी हरकुलस कभी उतारते थे तो आज भी उसी हरकुलस पे उतारते हैं, उसी हाईवे पे उतारते हैं, उसी एक्सप्रेस पे उतारते हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। उन्हें योगी जी के एक्सप्रेस में विश्वास नहीं है, उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे उतारा। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी क्रिकेट का मैच देखते हैं तो उसी में देखते हैं जो इकाना स्टेडियम समाजवादियों ने बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने आज जो सब्जेक्ट में रहना चाहता हूँ मैं, आपने जो कहा कि जो सबमिट हुआ क्या उसका रिकॉर्ड क्या रहा इनका, ये देश और प्रदेश से छुपा नहीं है। जो आंकड़े उस समय दिए गए, बड़ी बड़ी बातें करी गई उत्तर प्रदेश में, जो कितना वो आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, वो धरातल पर नहीं उतर पाया। आंकड़े चीख के वो बातें कहने को कह रहे हैं। ठीक है, टूरिज्म करने के लिए गए हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वहां पर ये जरूर पूछा जाएगा कि देश आज विश्व गुरु के कार्यकाल में क्या इस स्थिति में आ गया है कि हम किसी और देश के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बताएंगे। ऐसा विश्व गुरु देश को नहीं बनना है। ये भी पूछा जाएगा कि आज स्तर इतना गिरा दिया हम लोग, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, जब विश्व में जाएंगे तो कि चाइना के प्रोडक्ट को हम लोग अपना प्रोडक्ट बताने लगे। वो एक यूनिवर्सिटी की गलती थी, उसको सबने माना और यूनिवर्सिटी को फौरन वहां से हटाया भी गया। भुवन जी, अब अगर आप एआई समिट पर बोल ही रहे हैं तो मैं फिर उम्मीद करूंगी कि इसके बाद भी, इसके आगे का भी आप मंजर बयां करिए, जब एक पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कपड़े फाड़ के प्रदर्शन कर रहे थे। आस्था जी, मैं सब पे बोलूंगा। मैं आपको पता है मैं लॉ प्रोफेसर हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में ये जो यूनिवर्सिटी होती है ना, आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये किसके अंतर्गत आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन लेके बैठा हुआ है? माननीय मोदी जी लेके बैठे हुए हैं। तो अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। हम ये कहते हैं कि जो भी प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार है तो क्या एआई समिट का ही पंडाल मिला था उसके लिए? पूरा विदेशी मीडिया वहां पर जाकर के बैठा है और वहां पर आप कपड़े फाड़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको भारत सरकार का विरोध करना है, आपको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, आपको प्राइम मिनिस्टर का विरोध करना है। इतना बड़ा देश है, किसी भी कोने में जाकर करिए आप प्रदर्शन, लेकिन एआई समिट ही मिला है आपको कि वहां आप प्रदर्शन करेंगे। क्या वो कोई राजनीतिक आयोजन था? मैं पूछना वो ना तो मोदी का प्रोग्राम है ना बीजेपी का प्रोग्राम है, वो भारत का प्रोग्राम है। वो भारत का प्रोग्राम है, भारत सरकार के अंतर्गत हो रहा है। भारत सरकार की नाक के नीचे, आप बताना नहीं चाह रहे चैनल में, मैं बताना चाहता हूँ, वहां पर चोरी होने का भी काम हुआ है। ये गृह मंत्रालय है, जिम्मेदारी से बचेगा? या आदरणीय मोदी जी की सरकार बचेगी? या जो यूनिवर्सिटी है उसकी मान्यता के लिए क्या करा आपने, उसमें क्या कार्रवाई करने का काम सरकार कर रही, बताए। इससे बच पाओगे आप? इन्होंने गैस खेल दी है, अब ये अपना पर्यटन करे। यहाँ पर देखिए प्रदेश में क्या स्थिति हो रही है। एक शंकराचार्य जो हमारे धर्म गुरु है, अब आप डिबेट के विषय को इधर उधर ले जा रहे हैं। मैडम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? उनपे आज क्या कार्रवाई करके आप भाग गए? आप सनातन पे ये जवाब देंगे, आप हिंदुओं पे ये जवाब देंगे, मैं ब्राह्मणों आप ये जवाब देंगे? ये भाग गया मैदान छोड़ के, देश और प्रदेश दे रहा है। जब सनातन की बात हो रही थी, शंकराचार्य की बात हो रही थी, देश याद करेगा, प्रदेश याद करेगा। योगी जी उस समय पर्यटन करने के लिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर उमाशंकर जी है हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। उमाशंकर जी,
सीएम योगी विदेश गए हैं तो आखिर विपक्ष इस बात का क्यों विरोध कर रहा है? उत्तर प्रदेश के लिए काम हो रहा है, यहां पर इन्वेस्टमेंट लाए जाने की बात है, समय समय पर उसके लिए समिट भी आयोजित कर रहा है यूपी, और इस बार खुद सीएम वहां दौरे पर गए हैं, तो इसको इस तरह क्यों देखा जा रहा है कि ये कोई सैर सपाटा है? देखिए, विरोध और आलोचना में अंतर होता है। किसी ने विरोध नहीं किया, हाँ आलोचना जरूर है। आलोचना इसलिए हो रही है कि ये चुनावी वर्ष है, और जैसा आपने कहा कि अब इन इतने कम समय में कौन सा इन्वेस्टर मीट होगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट आएगा और वो धरातल पर उतरेगा। इसके पहले 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें 13 देशों के उद्योगपतियों ने भाग लिया था, मंत्रियों ने भाग लिया था। 33 लाख करोड़ के एमओयू साइन करने की बात कही गई थी। एग्जैक्ट आंकड़ा 33.5 लाख करोड़ था, जिसमें 19,058 एमओयू साइन हुए थे। और अभी जब समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने सरकार से पूछा था कि 2023 में जो एमओयू साइन हुए थे उसमें कितने धरातल पर उतरे, तो सरकार का उत्तर है कि 25% एमओयू अभी कैंसिल हो गए हैं, 75% पर काम चल रहा है। यानी कि वो जो 25% कैंसिल हुए थे उसका कारण भी सरकार ने बताया कि जमीन नहीं उपलब्ध हो पाई। और दूसरे लोगों का कहना है कि जहां पर जमीन की जरूरत थी वहां जमीन नहीं थी, बाकी जो जमीन जहां पर थी वो इतनी महंगी थी कि वो सरकार ने उसको अधिग्रहित ही नहीं किया था। यानी कि आप आनंद फानन में बगैर तैयारी के दिखाने के लिए तब भी इन्वेस्टर समिट किया था, और अब जब सरकार के जाने की बेला है तब आप एक फिर इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। सिंगापुर से आपने पहले भी जो है 2023 में वो 20 एमओयू साइन किया था 29,000 करोड़ का। भाजपा के साथी बता दें वो 20 एमओयू में से कितने एमओयू सिंगापुर के आपने धरातल पर उतारे? आलोक वर्मा जी आपकी टिप्पणी, उसके बाद मैं सुनील जी का रुख करूंगी। आस्था जी थोड़ा सा रह गया, मुझे 20 सेकंड, चलिए 10 सेकंड कंक्लूड कीजिए। हाँ 10 सेकंड। देखिए, जैसे एआई में गलगोटिया यूनिवर्सिटी आई, वैसे ही 2023 में एक बिव नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड आई थी सुखविंदर सिंह खरोर का, जिन्होंने 13,500 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया था, और बाद में पता चला कि उसने 3358 करोड़ रुपए जनता के वसूल के, और फ्रॉड था, फरार हो रहा था, एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। तो ये जो एआई समिट हुआ जिसमें गलगोटिया, और जो 2023 का इन्वेस्टर समिट हुआ था बगैर तैयारी के, बगैर जांच परख के, इस ठीक है आलोक वर्मा जी आपका जवाब। उसके बाद उद्यमी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी, ललित ठुकराल जी का, लेकिन उससे पहले आपकी टिप्पणी। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है। आपके सपने छोटे हैं, हमारे सपने बहुत बड़े हैं। 2047 का हमने सपना देखा, और 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, ये सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश अगर कदम ताल नहीं मिला पाया तो वो सपना पूरा नहीं हो सकता। आप ये सोचते हैं ना, आप ये सोचते हैं कि 5 साल हमें रहना है या 4 साल 5 साल रहना है, हम ये सोचते हैं कि हमारी सतत प्रक्रिया है। आज केंद्र में हमारी तीसरी बात, अरे अब सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, अपने वक्त में बोलिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, सुन लीजिए, अधीर मत होइए। मैं जवाब जब पूछा हूं सवाल उसका जवाब अब मैं रुक जाऊंगा तो अपनी बात कह लीजिएगा। एक सेकंड, आपके सारे जवाब देखिए, 2 मेहमान और हैं, उनका भी मुझे रुख करना है। आलोक वर्मा जी 20 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं ललित जी का रुख करूंगी, बोलिए। एक दूसरे से अंताक्षरी क्यों खेले हम? ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद आया है। दूसरी बार लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार नहीं आएगी, हम फिर से सरकार में आए, एक बार फिर से हम सरकार में आने जा रहे हैं। सतत प्रक्रिया है, आप चिंता न करें। हम सरकार एक बार फिर से बनाने जा रहे हैं, इलेक्शन आएगा, इसके बाद इस प्रक्रिया को हम और आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उसी रूपरेखा पे चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी उसी सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में किस तरीके से हम उत्तर प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाएंगे और हिंदुस्तान किस तरीके से विकसित राष्ट्र बनेगा, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो योगी आदित्यनाथ जी गए हैं जापान और सिंगापुर का जो उनका दौरा है, तो बहुत सारे लोगों से वो मिलेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, और उसका नतीजा भी आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। सत्ता की जो पार्टी होती है उसका कर्तव्य होता है जनता को सपने दिखाए और उन सपनों को हकीकत में दिखाए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 करोड़ नौकरी की बात करके गायब हो गए, आके बात गायब हो जाते हैं, और जो भी बातें करते हैं उसको जमीन पे नहीं उतार पाते, और जमीन पे ना उतारने से इनकी जमीन खिसक गई है। 2024 में 80 में से 35 सीट रह गए, 80 की बात कर रहे थे।
ये होता है जमीन खिसकाने की। जनता है आपकी, पीडीए ठीक ने है, और चलिए मैं लौटूंगी, इस सबका जवाब हम लेंगे, लेकिन इस बीच ललित ठुकराल जी हमारे बीच में है, उद्यमी है, उनसे पूछ लेते हैं। ललित ठुकराल जी बताइए, पक्ष विपक्ष की राजनीति तो चल रही है इस दौरे को लेकर, लेकिन उस सबके बीच जो उद्यमी वर्ग है, जिसकी इन्वेस्टमेंट पर नजर रहती है, जो सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व रहता है, उसकी ग्रोथ के साथ साथ पूरे प्रदेश की हर एक व्यक्ति की ग्रोथ होती है, उसकी क्या उम्मीदें हैं? और क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये जो साल है, क्योंकि एक तरह से इसको चुनावी साल आप बोलिए, अगले साल इन्हीं दिनों में हम लोग वोटिंग कर रहे होंगे, तो इस आखिरी साल में क्या वाकई इस तरह का दौरा सक्सेसफुल होगा या कुछ बड़ा करने में सक्षम है? नमस्कार जी। देखिए, मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो सिंगापुर गए हैं वो एक मिशन पे गए हैं। देखिए, आज की तारीख में कोई भी इंसान इंडस्ट्रीज अगर कहीं पैसा लगाता है तो वो ये देखता है कि मेरा पैसा सिक्योर है या नहीं, मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मुझे उसकी रिटर्न क्या मिलेगी। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जो एक माहौल बनाया पूरा उत्तर प्रदेश का, आप यमुना से शुरू करें, जेवर से, देखिए जेवर के अंदर 11 क्लस्टर आ रहे हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं। अभी यमुना के अंदर 100 एकड़ से ऊपर की एक उनका एमओयू हो रहा है जो लॉजिस्टिक के लिए हो रहा है सिंगापुर के साथ। अभी गए हैं योगी जी वहाँ पे, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, वहाँ के कई कॉर्पोरेट जगत के साथ मिलेंगे, और अभी 650 करोड़ का एक उनका एमओयू भी हो रहा है वहाँ पे। देखिए, ये सब धरातल पे चीजें नजर आ रही हैं। अभी हम इस चीज से बहुत खुश है और हमें लगा है, हमें पता है कि ये उन्नति हो रही है। देखिए, सबसे पहले अपैरल पार्क बना, अपैरल पार्क के बाद मेडिकल पार्क, उसके बाद में अब टॉय पार्क, अब कल सेमीकंडक्टर का देखिए इतना बड़ा HCL ने यूनिट वहां लगा रहे हैं। इट्स ए रियली गुड अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हम लोगों को भरोसा है कि ये योगी जी का ट्रिप जो है, वहां पे जो और भी वहां की जानकारी लेने गए हैं, वहां पे जो देख के आएंगे क्या टेक्निकली हम उसका बढ़ा सकते हैं काम को, वो आएंगे तो इसका असर होगा। ठीक है, सुनील कौशिक जी हमारे बीच में। सुनील जी, आपसे यही सवाल कि मुख्यमंत्री का ये जो सिंगापुर दौरा है, जिसमें एक बड़े निवेश की तैयारी हो रही है, उत्तर प्रदेश में लाने की बात हो रही है, और उसको अखिलेश यादव लिख रहे हैं माधुर्य प्रवास, और साथ ही कह रहे हैं, रिपीट कर देती हूं, मैंने शो के शुरू में भी कहा था कि आखिरी रुखसती साल में सैर तजुर्बे पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री। देखो आस्था जी, अखिलेश जी को जब ये कहना चाहिए जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहते हुए विदेश के दौरे न किए हों। अपने मंत्रिमंडल के साथ अखिलेश यादव जी ने विदेश दौरे न किए, तो निश्चित तौर से मान सकते हैं कि आप विदेशी दौरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रही इन्वेस्टमेंट की, तो ये सब लोग जानते हैं कि एमओयू का क्या मतलब होता है। पतियों की तरफ से आता है, सरकार उनसे वायदा करती है और उनसे वायदा करती है, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन जो भी तय होंगी उस हिसाब से वो जमीनी स्तर पर उतरता है। इसमें कोई नई चीज नहीं है, न समाजवादी पार्टी के लिए, न कांग्रेस के लिए, न भाजपा के लिए। 15-16 में मैं भी उस समिट में सम्मिलित हुआ था जो आगरा में समिट हुई थी अखिलेश जी की जब सरकार थी। जाते जाते क्या हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट आया। मतलब एक मुख्यमंत्री जिनको तजुर्बा रहा हो, 5 साल जिन्होंने शासन किया हो, वो मुख्यमंत्री ऐसे आरोप लगाएं जबकि वो सब कुछ जानते हैं, जानने के बावजूद भी या तो वो सत्ता में न रहे हों, और सत्ता में रहने के बाद उन परिस्थितियों से वो रूबरू न रहे हों। जब सब कुछ अखिलेश जी को पता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे आता है, उसके बाद किस तरीके के हस्तांतर दोनों लोगों के बीच होते हैं, समिट के दौरान सिर्फ उद्योगपतियों की तरफ से प्रस्ताव आए, उन प्रस्ताव पर साइन हुए, फिर आगे की प्रक्रिया जारी होती है। जैसे अभी कोई बता रहे थे कि तो विधायक जी ने पूछा तो कहा जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है, ऐसा कुछ बताया गया है। तो निश्चित तौर से बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं। कुछ लोन मंजूर नहीं करती है, कुछ लोगों को ऐसी जगह जमीन चाहिए होती है जहां वो सहूलियत अपने आप का महसूस करते हैं। ये सब चीजें होती हैं निश्चित तौर से, लेकिन क्या बाहर जाना, बाहर जाकर के इन्वेस्टमेंट लाना कौन सी बुरी बात है। आएगा तो उत्तर प्रदेश में, आएगा तो हम लोगों के लिए, यदि हम लोग उससे निश्चित तौर से आप देखेंगे कि जब हम लोगों को उसका फायदा मिलेगा, और फायदा इसलिए मिलेगा कि जब योगी जी की सरकार आई तब प्रति व्यक्ति आय क्या थी, और योगी जी की सत्ता 2027 में हम चुनाव में जाएंगे तब प्रति व्यक्ति क्या आय होगी। क्या ये आंकड़ा केवल हवा है क्या? ये सब आंकड़े बताते हैं। तो राजनीति अपनी जगह, और मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या प्रदेश के विकास की बात हो रही हो, विकास के उत्थान की बात हो रही हो,
विकास का मॉडल लिखने की बात हो रही हो, तो बिना राजनीति किए हुए सत्ता पक्ष विपक्ष को एक साथ एक मंच पर एक मतलब लय आप में ये कह एक रहे हैं ब्लूप्रिंट के कि सरकार, जाहिर सी बात है, वो आम आदमी के लिए होती है, आम आदमी के फायदे के लिए होती है, और उसका ये सोचना काम नहीं है, कार्य निरंतर होने चाहिए प्रदेश के लिए, लोगों के लिए, बगैर ये सोचे कि कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से जाएगा, कार्य अपने समय से होते रहने चाहिए। भुवन जी, अगर आप लोग आशान्वित हैं कि भाई 27 में, जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार अगर बदलती है तो ये तो आपके लिए और अच्छा है, एमओयू वो साइन करके जाएंगे, आप भी फीता काटिएगा, कुल मिला के फायदा तो आम आदमी का हो ही रहा है ना। देखिए, फीता काटने में कौन माहिर है ये तो आप भी जानती हैं। यहाँ पर एलिवेटर रोड है गाजियाबाद नोएडा, गाजियाबाद दिल्ली को जोड़ती हुई, हमने बनाई और योगी जी ने फीता काटा, प्रदेश और देश को पता है। मेट्रो का जाल हमने फैलाया, योगी जी फीता काट रहे। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो नेता हैं उन्होंने जो कार्य करे वो आज उत्तर प्रदेश के लिए नजीर बने हुए। ठीक, एक सेकंड के लिए भुवन जी आपको रोक रही हूँ, एक ब्रेकिंग हमें मिल रही है। अखिलेश यादव पर पंकज चौधरी ने पलटवार किया है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने पलटवार किया अखिलेश यादव पर और कहा है कि अखिलेश यादव हताश हैं, हताशा में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये कहना है पंकज चौधरी का, यूपी बीजेपी अध्यक्ष। सब लोग खुद देखिए कि अखिलेश यादव जी का जो ये बयान आया है, मतलब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, ये कहीं ना कहीं हताशा आपको नहीं दिखता है? ये हताशा का प्रतीक है, क्योंकि 11 साल में हमारी दिल्ली की सरकार, लगभग 9 साल में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से आम गरीब किसान महिलाओं का उत्थान किया है, उससे कहीं ना कहीं उनको ये हताशा का प्रतीक हो रहा है। भुवन जी, बात पूरी कीजिए अपनी। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान का हताशा की बात को कह रहे थे। हताशा वो लोग हैं जिन्होंने बात करी थी उत्तर प्रदेश में 80 के 80 और जिन्होंने बात करी थी देश में 400 पार की। क्या स्कोर रहा? पीडीए की शक्ति ने, सामाजिक न्याय ने और जाति जनगणना ने कहां खड़ा कर दिया? क्या स्कोर बता नहीं रहा? हताशा में ये लोग हैं। हम लोग सामाजिक न्याय, जाति जनगणना के साथ, पीडीए के साथ आगे बढ़ चुके हैं और 2027 में माननीय मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पूर्णतः हम आश्वस्त। जवाब आलोक जी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी हताश हैं, और मुझे लगता है कि पूरी समाजवादी पार्टी हताश है। क्योंकि कभी कहा जाता था कि बिपाशा जो है सरकारें बदल दिया करती हैं, बिजली पानी सड़क पर सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है कि आज हमने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे सड़क का हो। आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चले जाइए, आपको शानदार सड़कें मिलेंगी। गमई स्तर पे भी आपको सड़कें मिलेंगी। पानी की समस्या कुछ इस तरीके से दूर हुई है कि आप 2017 के पहले अगर आप पूर्वांचल इलाके में चले जाते तो वहां एक बीमारी हुआ करती थी, दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जिसको कहते थे। और अखिलेश जी जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे तो मैं तो उस गोरखपुर के इलाके में रहा, और वहां बच्चे जो है इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार से मरते थे, और उसकी जो वजह हुआ करती थी वो पानी हुआ करती थी। आज वो तकरीबन ना के बराबर वहां बीमारी खत्म हुई है। तो कुल मिला के एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा था कि बिजली पानी सड़क पे जो हमने काम किया है, उसकी वजह से जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है वो दिख रहा है सामने। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, वो एक सीईओ के तौर पे काम कर रहे हैं। लगातार वो उत्तर प्रदेश के हालात देख रहे हैं। अगर माफिया को हटाना है, माफिया को खत्म करना है, तो माफिया को उन्होंने खत्म किया है। सड़क, पानी, बिजली पर काम किया है, रोजगार पर उन्होंने काम किया है। और आज उद्योग धंधे जब तक उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे नहीं, जब तक लोगों के बीच में ये डर खत्म नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में जाना बहुत बेहतर नहीं है, तब तक उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं आएगा, तब तक उत्तर प्रदेश में कारोबार नहीं आएगा। मुख्यमंत्री जी ने आज वही काम किया है। उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं रह गया। आप दूर दूर तक देखेंगे, कभी किसी जमाने में समाजवादी पार्टी में कहीं अतीक अहमद हुआ करते थे, कहीं मुख्तार अंसारी हुआ करते थे, पश्चिम के इलाके में कोई दूसरा माफिया हुआ करता था। आज कोई बड़ा नाम इस तरीके का नहीं है कि सड़कों पे कोई किसी को गोली मार करके चला जाए। तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन जो साफ साफ दिख रहा है, उसकी वजह से कारोबार भी तेजी से यहाँ बढ़ रहा है। अभी हमारे साथी ने कहा कि 75% उद्योग धंधों पर काम हो रहा है, वो लोग जमीनों पर काम उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, 25% लोगों को उनके हिसाब से जमीनें नहीं मिली। ये तो मुझे लगता है कि कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट खुद भी लगाते होंगे, कोई काम खुद भी करते होंगे, तो कुछ काम होता है, कुछ काम रह जाता है। 25% काम अगर नहीं हुआ तो फिर वो आगे हो जाएगा। कहीं कोई अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको आलोक जी, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है, बोलिए।
देखिए, इन्होंने कोई हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया और अब फिर झूठ फैला रहे हैं। सपने दिखाने का काम भाजपा करती है, सपने धरातल पे नहीं उतरते। मैंने कहा 25% प्रोजेक्ट तो इसलिए फेल हो गए कि जमीन ही नहीं उपलब्ध हो पाई, और सरकार ने कहा बाकी हम 75% पे काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर तो कुछ दिखा नहीं। आपने कहा सड़कें बनाई, भाई यमुना एक्सप्रेस वे मायावती जी ने बनाया, आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव जी ने बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जमीनों का अधिग्रहण वो सपा सरकार ने किया था। आपका योगदान क्या रहा? आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया और मोदी जी उद्घाटन करके गए, अगले हफ्ते ही बारिश हुई और बुंदेलखंड लास्ट कमेंट आलोक वर्मा जी, लास्ट कमेंट ये आपकी हकीकत है। आपने कहा 94 लाख लोगों को रोजगार देंगे, बोलिए आलोक जी, बोलिए। धरातल पे उतरा ही नहीं। अब आप उमाशंकर जी, लास्ट कमेंट, अब इसको जवाब सुन लीजिए आपने जो आरोप 2017 में सरकार आई तब गए, सैर सपाटा करके आ गए। अब जाने की बेला है तो 2-4 देश घूम लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अगर हम सैर सपाटा ही करते होते तो शायद दूसरी बार मंत्रिमंडल लेके आ गए थे भाई, आपने तो पूरी कोशिश कर ली, आपने तो पूरी कोशिश कर ली, आपने तो गठबंधन बना लिया। आप तो कुल मिलाकर सीएम योगी गए हैं विदेश और उस पर जबरदस्त तरीके से जारी है सियासी खेल। वक्त का तकाजा है, मुझे शो वाइंड अप करना है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीएम योगी सिंगापुर के दौरे पर है, उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की है, जिसमें कि निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और डिजिटल इकोनॉमी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। और अलग अलग कंपनी के सीईओज के भी साथ उनकी बैठक हुई है, लेकिन विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है और इस सबको सैर सपाटा करार दे रहा है। महाभेस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।